हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग इस पेपर के बारे में आपको डराएंगे ना, तो डरना नहीं। इसके 16 चैप्टर है। पहला डर तो ये है, 16 चैप्टर हैं, किसी भी लॉ के अलावा ना बाकी सब में इसके ज्यादा चैप्टर्स हैं। बट अगर मैं इसके 16 चैप्टर्स को सही करूं, तो अभी मैं एक निशान लगाने लगा हूं, ये एक ही चैप्टर है। ये जो मैंने 3 निशान लगाए हैं, ये 3 चैप्टर्स नहीं है, ये एक चैप्टर है। बट उसने उसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। हम चाहें तो अभी, पहले तो मैं इसको एक ही चैप्टर के तौर पर पढ़ाया करता था, बट इस दफा अप्रोच चेंज कर रहा हूं मैं, कि मैं आपका पहला चैप्टर कंप्लीट पढ़ाने के बाद इसको छोड़ दूं, बोर ना हो जाओ ना, हम नए टॉपिक पे चले जाएंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 2 चैप्टर एक ही चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीकाकार है। आपके पास ना यहां पर T2 और T1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो T1 है ना, इसका मतलब है इस टॉपिक में से 8 से ज्यादा नंबर का पेपर नहीं आता। और T2 का मतलब है कि पेपर वो पे 2 नंबर से लेकर 25 नंबर तक का सवाल बन सकता है, और नॉर्मल सवाल होता है 15 नंबर। इसमें से 15 से 18 नंबर का बड़ा सवाल आता है, और बाकी जो छोटे सवाल होते हैं 10-12 नंबर के आते हैं। अब अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, तो आप नंबर देखें कितने हैं, 35 मिनिमम। और इसमें से 35 ही नॉर्मली मिनिमम वाला ये पोर्शन मोस्टली आता है। एमसीक्यूज भी अब आ गए 10 नंबर के, वो भी हमें एक बेनिफिट हो गया। बेनिफिट इसलिए हो कि अगर हम बुक पढ़ेंगे तो बेनिफिट है, बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेनिफिट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसमें निशान लगाने वाली बातें करें, तो हमारा जो तरीकाकार होगा, हमने जो पढ़ने का स्टाइल होगा, इस सेक्शन को, ये जो मैंने 4 निशान लगाए हैं ना, इस सेक्शन के ये 4 चैप्टर पढ़ कर हम आगे चले जाएंगे। और अगर मैं इसमें मार्क्स बताऊं कि इन टॉपिक्स में जो मुझे लगता है 6 से 8 नंबर लेबर में से आएंगे आपको, 6 से 8 नंबर इन दोनों टॉपिक्स में ऐसे आपको आएंगे। मतलब या वो ओवरहेड का सवाल दे देगा, या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल दे देगा। फिर उसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स है ना, एक दफा इन तीनों में से 2 सवाल पेपर में आए हुए, वरना एक सवाल आता है 10 से 12 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर। मतलब 9 नंबर से लेके 12-15 नंबर तक का सवाल आता है इन 3 चैप्टर में से, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। फिर आपको एंड पे एक नजर आ रहा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें से 23 मार्क्स का भी सवाल आ चुका है, 21 मार्क्स का भी आ चुका है, लास्ट अटेम्प्ट में 13 मार्क्स का है। जो अटेम्प्ट इस दफा आई है उसमें से 13 मार्क्स का सवाल है। अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट में टॉपिक बताऊं, तो इस सब अटेम्प्ट से सवाल आ गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड और मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये 3 सवाल आ चुके। अब जो पेपर में सवाल आने के चांसेस हैं, लेबर का अभी सवाल आया था लेकिन मिक्स होके आया था, अब साफ सुथरा सवाल आना है 8 नंबर। इन दोनों में से पहली प्रेफरेंस एबीसी की और सेकंड प्रेफरेंस ओवरहेड की। एक दफा एबीसी आ जाए ना, वो कभी भी दूसरी दफा नहीं आता। बट ओवरहेड एक दफा आ जाए, वो दोबारा आ सकता है। मतलब अगर इस अटेम्प्ट में एबीसी आ जाता ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी से मैं बोल रहा हूं, तो मुझे कंफर्म था कि अगली दफा इसने नहीं आता। बट ओवरहेड रिपीट हो जाता है। तो ये हमारे टोटल बनते हैं 7 चैप्टर, और नंबर है 35। अगर आप ये कहेंगे इसमें से हम सर कौन से चैप्टर कर ले, तो मैं इस मामले में कभी भी नहीं कहता। मैं कहता हूं सारा पढ़ के जाओ, सीख के जाओ, जितना हो सकता है पेपर में करके आ जाओ, बस ये हमारा काम है। सीए के अंदर जो कहता है ना मेरा 100 नंबर का पेपर हल हो जाएगा तो काम होगा, तो ये दिमाग से निकाल दें।
सीए में अगर आपका 30, 35, 40 नंबर का पेपर बिल्कुल ठीक हो जाए और 80 नंबर तक का पेपर अटेम्प्ट कर दो तो पेपर पास है आपका, फिर कभी फेल नहीं होता। अगर वो जो 30-35 नंबर हैं वो आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब इसमें से अगर मैं निशान लगाऊं तो आपके ये जो एक चैप्टर हो गया 1, 5 और 6, ये एक चैप्टर है। 2 और 3 भी एक चैप्टर है। फिर पीछे क्या बच गया, एक लेबर, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9। तो ये टोटल बेसिकली 4 चैप्टर और लग कितने रहे हैं, 7। अब अगर हम बी सेक्शन में आए, बी सेक्शन की इंपॉर्टेंस देखें, सारे ही किसी पे भी सवाल उठाकर ना वो 20 नंबर का एक ही सवाल दे सकते। अगर आप ये मुझसे पूछें कि सर कोई ऐसा टॉपिक बताएं जिसमें हर हाल में सवाल आएगा, तो वो ये टॉपिक है, ये दो, ये एक ही टॉपिक है, ये 2 चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। जैसे फाइनेंस के नहीं हमने 5 और 6 पढ़ा और बेसिकली वो सारा फाइनेंस ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 7वां और 8वां चैप्टर एक ही है, बस जो लोगों ने बुक्स अपनी बनाई हुई है ना, उन्होंने तो इसको एक ही चैप्टर बनाया हुआ है, और जो आई कैप ने उसने 2 चैप्टर रखे। इसमें से इस दफा कंफर्म क्वेश्चन, ये दोनों एक ही चैप्टर है, ये तो है ही एक ही, बस चैप्टर नाम पढ़ना हमने, एक ही चैप्टर है इसका, और उसके बाद एक टारगेट कॉस्टिंग है। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर, 3 चैप्टर और 2 सवाल कंफर्म हर दफा। 3 चैप्टर है और 2 सवाल पेपर में आते हैं, और ये 28 नंबर, 30 नंबर, 27 नंबर, 26 नंबर तक का सवाल आता है। और इस अटेम्प्ट में उसने कम रेंज रखी है, 20-22 नंबर का सवाल दिया, तो आपके लिए अब कंफर्म हो गया कि 30 मार्क्स का सवाल आपको कंफर्म आए, 15 से 20 नंबर का इन 2 चैप्टर में से। उसके बाद लास्ट नंबर कितने हैं, 30 से 40, चैप्टर कितने हैं, 4। अब लोग कहते हैं ये सही है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जो मुश्किल मानी जाती है ना, इन 4 चैप्टर की वजह से मानी जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है, समझ नहीं लगती, पेपर नहीं होता, फलाना ढिमकाना, जो कुछ है ना, वो ये 4 चैप्टर जिम्मेदार। इन 4 चैप्टर्स के अलावा आपको सारी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे लगेगी, आपको कहेगा अच्छा ये थी कॉस्ट अकाउंटिंग, और जैसे ही इनमें से कोई एक सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसलिए इस टॉपिक्स को, अब हमारे पास ना 2 अप्रोचेज है। एक तो टाइम लिमिटेशन है, उस टाइम को कंसीडर करके हमने इन चीजों का ख्याल रखना है कि हमने किस तरह से कौन सा रूट अपनाए, क्योंकि हमारे पास ना 2 ऑप्शन, 2 तरीके, एक तो हमने पेपर भी पास करना है, और दूसरा हमने कहते हैं कि हमें अच्छा भी लगे, कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए अच्छा भी लगे। उसके लिए तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी करोगे तो फिर ये दिमाग में अगर आपके आएगा ना कि अच्छा सर रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो वो दिमाग से आप निकाल दो। 1 हफ्ते के बाद रिकॉर्डिंग खत्म, 1 हफ्ता है मैक्सिमम, उसके बाद आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको फिजिकली अपेयर होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपने एंजॉय कर, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह पेपर भी पास हो जाएगा। ये तो था हमारा सिलेबस। अब टोटल 16 चैप्टर है, 4 ये चैप्टर्स हैं, और ये जो आपको 5 नजर आ रहे हैं असल में 3 चैप्टर्स हैं, और ये आपको जो 7 चैप्टर नजर आ रहे हैं असल में ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 4, 3, 7 और ये 4, 11 है मेन। तो हमने 11 चैप्टर्स कवर करने एक तरह से। तो हमारा जो रूट प्लान है, सेक्शन ए के मैं 4 चैप्टर करवा के ये सेक्शन छोड़ दूंगा, बाकी जो हमारे पास रह जाएगा लेबर एक, और ये 3 चैप्टर रह जाएंगे, ये हम एंड में करेंगे, आखिरी दिन। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉस्ट फ्लो पे, सेक्शन बी के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही कंप्लीट करेंगे। आखिरी चैप्टर छोड़ के बाकी 2 चैप्टर्स हैं, 4 नजर आ रहे हैं, 2 चैप्टर ये हमने कंप्लीट कर। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब मैं ये आपको करवाऊंगा, ये खुद ब खुद कवर हो जाएगा। टारगेट कॉस्टिंग
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के साथ कवर हो जाएगा। मतलब हम पढ़ेंगे सीवीपी, आगे एक दिन के अंदर वो पढ़ेंगे तो आपका वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई चीज नहीं है ज्यादा, एक कॉन्सेप्ट है बस। रेलिवेंट कॉस्ट में से बहुत सारा टाइम हो गया, सेपरेट सवाल नहीं आया, काफी टाइम हो गया, हो सकता है आ जाए सर। और बाकी इन दोनों में से तो अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो अभी लोगों ने पेपर दिए, या तो उनकी किस्मत अच्छी थी या जो भी था, या उनको दुआएं लग गई, क्योंकि पढ़ाते हुए उनके लिए टाइम इस दफा कम मिलता था तो उस तरह से नहीं उनको पढ़ाया गया, लेकिन उनका पेपर बहुत आसान आया, पास पेपर पैटर्न के ऊपर आ गया। ये टॉपिक में से ना एक सवाल आता है प्रोबेबिलिटी का, बहुत मुश्किल माना जाता है, उनको आया ही नहीं। 6 नंबर का इसमें से सवाल आया, और वो जो इसके दो हिस्से हैं, एक प्रोबेबिलिटी वाला और एक नॉन प्रोबेबिलिटी वाला। नॉन प्रोबेबिलिटी वाला सवाल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला मुश्किल हो, उनको प्रोबेबिलिटी वाला आया ही। तो मतलब उनका जो सारा पेपर आया था ना, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे किसी ने पास पेपर उठाकर दे दिया। तो लेकिन अब हमने अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखना है कि अच्छा, जिस तरह से भी इस तरह का जो पेपर ये जो है ना, ये सिर्फ करके आना होता है, ये ना तो एफआर का पेपर है वो गलत सही कंसीडर होता है। 2 पेपर ऐसे हैं जो पता नहीं होता, हो जाते हैं, एक लॉ का पेपर है वो भी हो जाता है, रिजल्ट में पता चलता क्या हुआ, और एक मैनेजमेंट का, ये पेपर हो जाते हैं। अब एक नया पेपर भी आ गया डाटा का, वो भी हो जाता है। अब साइंस को पता चला कि क्या हुआ था। अच्छा, अब हम इस बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं, वो आज पढ़ा के आज ही खत्म करने लगा। मैं डेली का एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया करूंगा, बस आपका ये काम है कि आपने एंड पे मुझे ये बताना है कि ये पूरी बात आपको समझ लग गई है या उसमें कुछ रह गया। अगर कुछ रह गया होगा तो अगले दिन पहले उसको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है आप IS2, चैप्टर नंबर 1 किसका है? IS2। लेकिन ये IS2 अभी हमने वो वाला IS2 नहीं पढ़ना, वो शुरू करेंगे कल। आज मैंने आपको पढ़ाना है, आपको याद होगा बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक रिटेलर और एक मैन्युफैक्चरर। हमने पढ़ना है अभी मैन्युफैक्चरर। दूसरे लफ्जों में लिख ले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ना। थोड़ी सी बातें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक बंदा चीजें खरीदता है और बेच देता है, एक बंदा रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको खुद बनाता है और फिर बेचता है। जो बनी बनाई चीज बेच रहा है ना, उसे बोलते हैं हम रिटेलर। पता है ये क्या कर रहा होता है? ये बनाता है एक तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाता है अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये बनाता है अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अगर आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या पढ़ा हुआ है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है ना हिस्सा, वो ट्रेडिंग अकाउंट ही तो होता है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फिर उसका अगला हिस्सा जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस हो गया टोटल, और एसओएफ बनाता है। मतलब अगर आप सादा सी बात करें तो वो एसओसीआई बनाता है और एसओएफपी बनाता है। मैन्युफैक्चरर ये भी बनाता है, इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाता है, वो ये भी बनाएगा और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएगा। जो मैन्युफैक्चरर है वो इन एडिशन वो
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसकी हेल्प करेगा कि वो जो चीज बना रहा है वो कितने में उसको पड़ रही है। वो जो चीज बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए ना, मैंने चीज खरीदी, उसके अंदर कैरेजियन और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दिए, मुझे पता चल गया ये मुझे कितने की कॉस्ट है। क्या मैन्युफैक्चरर भी ऐसा करेगा? मैन्युफैक्चरर तो देखेगा मैंने चीज खरीदी, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, फिर वो चीज तैयार हुई, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसके ऊपर एक लगता है मटेरियल, एक लगता है लेबर, और एक ओवरहेड्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल लगता है। आप फर्नीचर की बात करते हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं इसको बना लेते हैं। अगर हम एक चेयर बनाएंगे तो उसके ऊपर मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी जो मजदूर होंगे, और उसके अलावा जो खर्चे होंगे। मटेरियल दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, एक मटेरियल होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये ओके करना है आप सारी चीजें। डायरेक्ट मटेरियल आप किसी को समझा भी सको, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। चेयर की बात करते हैं। चेयर को बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हुई, जो फोम इस्तेमाल हुआ, जो फैब्रिक इस्तेमाल हुआ, जो आपकी लकड़ी के साथ एक लोहा नजर आ रहा है ये इस्तेमाल हुआ, ये सारे का सारा मटेरियल है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कहेंगे सर आपने इसको कैसे डायरेक्ट मटेरियल कह दिया? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो यूनिट के अंदर नजर आ रहा हो, या जिसको हम ट्रेस कर सकें कि अच्छा ये लकड़ी है, ये कपड़ा है, ये फोम है, ये लोहे का स्टैंड है, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो ना, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। मतलब अगर मेरे पास में पेन है तो इसमें जो जो चीज आप ट्रेस कर सकते हो वो डायरेक्ट मटेरियल है। दूसरा, जो यूनिट में ट्रेस नहीं कर सकते या यूनिट में है ही नहीं, यूनिट में ट्रेस नहीं कर सकते या यूनिट में है ही नहीं, उससे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। आप कहेंगे सर वो क्या? इसमें कुछ मटेरियल तो ऐसा लगा होगा जो हमें नजर ही नहीं आ रहा। हो सकता है अंदर फोम के अंदर कुछ छोटे छोटे कील लगे हों, ऐसा हो सकता है कि अंदर उन्होंने फोम के अंदर कोई ग्लू लगाई हो ताकि कपड़े के साथ फिक्स हो जाए। क्या वो हमें नजर आ रही है या हम कुछ, अगर तो ट्रेस कर सकते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, और अगर ट्रेस नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, जो फर्नीचर बन रहा है, एक और बात बताता हूं, जो लोग बना रहे हैं फर्नीचर, उन्होंने एक हैंड वॉश रखा होता है ताकि जब वो काम करें, करने के बाद थक जाएं या कुछ भी करें तो फ्रेश हो, तो वो सैनिटाइजर भी हो सकता है, कोई ब्यूटी सोप भी हो सकता है, कुछ भी, उसके साथ वो अपने हाथ वगैरह धो लें, वो भी तो कोई मटेरियल ही है। तो क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? क्या वो चेयर के अंदर नजर आ रहा है? तो जो चेयर के अंदर नजर नहीं आ रहा ना, वो सारे मटेरियल क्या होंगे? इनडायरेक्ट में। एक और बात बताता हूं, इसके लिए मशीनें इस्तेमाल हो रही होंगी, मशीनों के अंदर कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो रहा होगा, लुब्रिकेंट, डीजल वगैरह, ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह, तो क्या वो यहां इस मशीन आप चेयर के अंदर ट्रेस कर सकते हो? तो जो मटेरियल आप ट्रेस नहीं कर सकते ना, बट है सही वो मटेरियल, लेकिन यूनिट के अंदर ट्रेस, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, और जिसको ट्रेस कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। गॉट इट? इसकी एक और सादा एग्जांपल देता हूं। ये जो कपड़े हम सिलवाते हैं, अब जो कॉस्ट हम ट्रेस कर सकते हैं, जो हमने फैब्रिक पहना हुआ है, इसकी कॉस्ट तो ट्रेसेबल है, डायरेक्ट है। अब जिस बंदे ने जिस मशीन के साथ इसकी सिलाई की, उस मशीन के लिए ना एक खास टाइप का वो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि ताकि मशीन सही तरह से चलती रहे। तो क्या उसकी कॉस्ट या वो नजर आ रहा है हमें इसमें से? तो वो क्या कहलाएगा?
इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, पहले तो बात यह कि अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर बनाओ, चाहे फर्नीचर बनाना शुरू कर दो, चाहे कोई भी चीज बनाना शुरू कर दो। तो अगर हम एक चेयर बनाते हैं तो उसके ऊपर जो जो मटेरियल लगा हुआ है और ट्रेस हो रहा है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो मटेरियल उसके ऊपर चाहे लगा हुआ है ट्रेस नहीं हो पा रहा, या लगा नहीं हुआ बट इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं जगह इनडायरेक्टली, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मटेरियल, और किसी भी मामले में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो उसमें यही सबसे बड़ी निशानी है, जो यूनिट के अंदर ट्रेसेबल कॉस्ट है मटेरियल की वो डायरेक्ट है, जो नहीं ट्रेस हो रही वो इनडायरेक्ट। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि या तो जो ट्रेस भी हो रही है बट वो इतनी छोटी कॉस्ट है कि हम उसको कहते हैं कि इसको भी दफा करो, जैसे हम कहते हैं ना मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, पता है ना मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि जिसकी कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। डन। लेबर पे चलें। लेबर वो मजदूर हैं, वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब लेबर में भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर। अब जो लेबर है जो उसको पैसे देते हैं उसे हम लेबर बोलते हैं। वेजेस, पे रोल बाई लफ्ज भी होता है इसका। लेबर के नाम क्या है? इसको वेजेस भी बोलते हैं, इसको पे रोल भी बोलते हैं। अब देखिए जरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेयर बना रहे हैं हम, एक भाई साहब है वो कपड़े की कटाई कर रहा है ताकि कपड़ा फिक्स आ जाए, दूसरा भाई साहब है वो फोम की कटाई कर रहा है, तीसरा भाई साहब है वो लकड़ी की कटाई कर रहा है, चौथा भाई साहब है वो इसको फिक्स कर रहा है। 4 लोग हो गए, ये सारे डायरेक्ट लेबर है। क्या मतलब है इसका? वो डायरेक्टली इसके बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। एक और बंदा भी रखा हुआ है जो इनकी चाय पानी ला रहा है, वो पानी ला रहा है, वो चाय खाना का इंतजाम कर रहा है उनका, वो भी उन्होंने रखा हुआ है कि यार आपने ना इन लोगों की ना क्या रखना है। क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? इनडायरेक्ट है। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, वो भी लेबर है, वो भी फैक्ट्री का मुलाजिम है, क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? इनडायरेक्ट लेबर है। अब जरा डायरेक्ट लेबर किसे बोलेंगे? जो उसका डायरेक्ट किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई कपड़ा काट रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई उसको फिक्स कर रहा है, सारे डायरेक्ट लेबर है। एक बंदा सफाई कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट है या नहीं? इनडायरेक्ट है। एक बंदा यानी वो आपका ना स्टॉक लेकर आ, रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, मतलब जहां से खरीद रहा था खरीद कर, वो एक जो आपका ड्राइवर है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है? इनडायरेक्ट है। पता चल गया डायरेक्ट वो होगा जो डायरेक्टली, लेकिन हमारे पेपर में ना अब वो सवाल नहीं आएगा बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, नहीं। हमारे पेपर में सवाल सिर्फ ये आएगा कि डायरेक्ट लेबर कहां लिखनी है, वो खुद भी बता देगा ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। उसके बाद आ गया ओवरहेड्स। अब पहले तो बताया ओवरहेड्स हैं क्या, फिर मैं फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर के अंदर जो मटेरियल लग रहा है वो हो गया मटेरियल, जो लोग उसको बना रहे हैं वो हो गया लेबर। क्या ये दो ही खर्चे हैं? और भी तो कई खर्चे हो सकते हैं, बिजली का बिल आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आ रही है, सुपरवाइजर की सैलरी आ रही है, ये भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स दो तरह से क्लासिफाई किए गए। अगर हम बात करें तो पहले ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक को बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेरे भाई जो तो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल और लेबर के अलावा खर्चे हो रहे हैं ना, मटेरियल
और लेबर के अलावा खर्चे हो रहे हैं ना फैक्ट्री के अंदर, वो सारे प्रोडक्शन ओवरहेड। और जो फैक्ट्री के बाहर, अब कहेंगे सर फैक्ट्री के बाहर कौन से खर्चे हो रहे हैं? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, सेलिंग के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, उस वो किस में आ जाएंगे? ऑफिस के खर्चे। सेल के ऊपर सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब दोबारा वापस चलते हैं, कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना है ना, उसकी कॉस्ट तीन तरह से होती है: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा? जो यूनिट के अंदर ट्रेस कर सको, भाई ये चीज देखो, ये कपड़ा लगा हुआ है, ये लकड़ी लगी हुई है, ये जो जो ट्रेस हो सकती है। जो नहीं हो सकती बट किसी ना किसी लेवल पे कॉस्ट तो है ना, खर्चा तो हो गया हमारा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। लेबर भी ऐसे, जो डायरेक्टली यूनिट बनाने में इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर। जो उसके अलावा सारी लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर हो। फिर प्रोडक्ट ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से होंगे? जो फैक्ट्री के अंदर जो जो खर्चे आ रहे हैं ना मटेरियल और लेबर के अलावा, और जो फैक्ट्री के बाहर हमारे खर्चे हो रहे हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या फैक्ट्री का खर्चा है या सेलिंग का खर्चा है? ऑफिस के खर्चे, फाइनेंस कॉस्ट, वो तो लोन के ऊपर आता है। तो फैक्ट्री के बाद जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो क्या कहलाते हैं? फैक्ट्री के खर्चे कौन से होते हैं? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। सुपरवाइजर की सैलरी किस में आएगा? सुपरवाइजर की सैलरी, वो भी फैक्ट्री है क्योंकि उन लोगों की सुपरविजन हो रही है। फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड भी होगा ना, तो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं। जो फैक्ट्री में है वो प्रोडक्शन, और जो फैक्ट्री के बाहर हमारे ऑफिस में चली जाए, क्योंकि फैक्ट्री में काम हो रहा है और सेल वो बाहर जाके होता है, तो बाहर सारे खर्चे जो होंगे वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होगी। फिर आपको पता है कि ओवरहेड की एक और कैटेगरी भी है इन दोनों की, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। वो दोनों हो सकते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं। फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। ये तो आप सबको पता होगा, वेरिएबल वो होंगे जो यूनिट कम या ज्यादा करने से खर्चे भी कम या ज्यादा हो जाए, और जो खर्चे फिक्स रहे चाहे क्वांटिटी। प्रोडक्शन को बेस बनाकर, प्रोडक्शन चेंज होने से अगर खर्चे कम या ज्यादा हों तो वेरिएबल, और अगर ना चेंज हो तो फिक्स। जैसे फैक्ट्री का रेंट है फिक्स, बिजली का बिल, बिजली के बिल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मशीनों का यूजेज, एक होता है ओवरऑल बिल्डिंग का। जो ओवरऑल बिल्डिंग का बिजली का खर्चा होता है ना, वो फिक्स होता है, और जो मशीनों का खर्चा होता है वो वेरिएबल। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा मशीनें चलेगी, कम चलाएंगे मशीनें कम प्रोडक्शन होगी कम खर्चे। पहले तो ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या चीज होती है। चलिए जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है? सारे फैक्ट्री के खर्चे प्लस कर लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। फैक्ट्री में आपको एक कुर्सी बनाने पे जितना खर्चा आया सबको प्लस कर लो, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। वो बनता किस तरह का है, उसकी शक्ल कैसी होती है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, आपने लिखना है नाम, जिस इंडस्ट्री का आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो। फिर आपने लिखना है काम। काम क्या है भला? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिख लो, या लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पता है ये क्या चीज होती है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर फॉर द ईयर एंडेड, June 30, 2026। ये मैंने इसलिए डेट लिया क्योंकि हमारे पेपर अगस्त में होने,
इसलिए, वरना दिसंबर भी ली जा सकती है डेट। रेयर चांसेस है इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पेपर में सवाल आने के, बट चांसेस तो जरूर हैं क्योंकि बुक में है तो आ सकता है। अच्छा मुझे बताएं, मैंने एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है कि इस चेयर के ऊपर कितना खर्चा आया, कैसे फाइंड करूंगा मैं? मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी और ओवरहेड कितने लगे, तीनों को प्लस कर लूंगा। लेकिन इनको प्लस करने का एक स्टाइल है, एक तरीका कार है। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं रुपीस। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब जिसको नींद आ रही है वो भी भगा दे नींद को, और जो इधर उधर इन्वॉल्व है वो भी सीधा हो जाए, क्योंकि मुझे यहां से सब नजर आ रहा होता है कौन बातें कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। इसलिए ये तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सीखना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास, मैं लिख देता हूं अमाउंट, एक लिख देता हूं 500, छोटी सी अमाउंट लिखता, प्लस माइनस करते हो आसानी हो जाएगी। हमारे पास चेयर बनाने के लिए ना पहले से भी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है 500 रुपए का, डन। कपड़ा पड़ा हुआ है 500 का, लकड़ी पड़ी हुई है, मिक्स होकर 500 का ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। प्लस करूंगा मैं रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज नेट ऑफ रिटर्न। खरीद लेते हैं 2200 का, अगर रिटर्न है तो नेट करके लिखेंगे। कैरेज इन 300 रुपए। अब डायरेक्ट भी 2500 लिख सकते हो, तो ये तो पता ना कैरेज इन तो ऐड ही होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल को जो लाने का खर्चा है वो ऐड हो जाएगा। माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, अज्यूम करते हैं 800 है, 800 नहीं कर लेते हैं 600। अब जरा प्रैक्टिकल, क्योंकि आप सारे लोगों को इस बात का पता है, आप आराम से बता सकते हो। मेरे पास 500 का मटेरियल पड़ा हुआ था पहले, 2200 बल्कि 2500 का, क्योंकि 300 ऐड ही कर देते उसमें। 2500 का मैंने मटेरियल खरीदा, इसका मतलब है मेरे पास टोटल मटेरियल कितना हो गया अब इसमें 3000 का। 600 अभी मेरा बच गया, 2400 का मटेरियल कितना आ गया, इस्तेमाल हो गया। तो कुर्सी की कीमत मैं 3000 ऐड करूंगा, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो ऐड करूंगा, या वो मटेरियल भी ऐड कर दूं जो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। तो जितना मेरा मटेरियल इस्तेमाल हो गया, इसके आंसर को मैं बोल सकता हूं रॉ मटेरियल यूज्ड। तो कितने का रॉ मटेरियल यूज हुआ, तो मैं इसे कहूंगा, इसका नाम 3 नाम इस्तेमाल कर सकते हो, रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड, या कंज्यूम्ड, या इसे बोलते हैं इशूड फॉर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, इशूड फॉर प्रोडक्शन, इशूड फॉर प्रोडक्शन। नाम में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, और ये भी पता है कि 2400 जो आ रहा है, क्योंकि मैं फाइंड क्या करने जा रहा हूं, जो चीज मैंने बनाई है उस पर मेरा टोटल खर्चा कितना आया, तो मेरा उसके ऊपर मटेरियल कितना लगा है 2400 का। 500 का पहले पड़ा हुआ वो भी लग गया, 2500 का मैंने खरीदा लेकिन वो सारा नहीं लगा, 600 का उसमें से बच गया, डन। और आप कहेंगे सर हो सकता है कि वो पहले वाला 500 ने इस्तेमाल किया हो, तो ये भी बात याद रख ले कि अगर साइलेंट क्वेश्चन हो तो हमेशा FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इन, जो पहले पढ़ा वो लाजमी इस्तेमाल हो गया है। जब भी साइलेंट सिचुएशन होती है FIFO मेथड को प्रेफर किया जाता है। यहां तक ओके है, 2400 समय लग गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्लस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल, याद रखिए डायरेक्ट लफ्ज लिखा है मैंने। मटेरियल 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यहां पर कौन सा ऐड कर रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर, माजरत, मटेरियल तो हो गया ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल तो हमारा हो चुका है। डायरेक्ट लेबर, लेबर हम लगा लेते हैं 1600 रुपए की। अच्छा लेबर का भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है,
लेबर का नहीं होता ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन। वो ऐसे नहीं है कि मैं 2 दिन का काम कर रहा हूं मैं कल नहीं आऊंगा, वो ऐसी वैसी बात यहां पर नहीं होती। तो 1600 लेबर लग गई, लेबर का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन। अच्छा इसमें एक और चीज भी प्लस करते हैं, बस लिख लो, ये पेपर में बहुत कम आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये शायद कोई कभी जिंदगी में क्वेश्चन के अंदर खुद से वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दे, वो भी ऐड कर देते। और इसकी एग्जांपल सिर्फ एक होती है, एक होता है लफ्ज, आपने सुना होगा कि एक लॉयल्टी पे की जाती है। अब वो कहते हैं जैसे पेप्सी वालों ने आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दी, वो कहते हैं हर पेप्सी की बोतल बेचोगे तो हमें आपने 2 रुपए देने हैं। तो वो जो उसके 2 रुपए का जो आपने उसको देने हैं ना, तो वो हर पेप्सी बनाने पे 2 रुपए उसको भी दे रहे हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन ये पेपर में बहुत रेयर चांसेस हैं, शायद कभी है, पीआरसी में तो आ सकता है ये, बट आपके लेवल पे नहीं आ सकता। तो इसको हम अभी कुछ भी नहीं लिखते, बस लिख देते हैं क्योंकि ये है सही फॉर्मेट के अंदर है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को प्लस करें तो इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी हमारी आ गई, मतलब 4000 में हमारा 2400 का मटेरियल लग चुका है और 1600 के लेबर लग चुकी है। अब क्या ऐड करेंगे भला? अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का नाम क्या क्या हो सकता है, मैं नाम भी लिख देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सारे नाम है इसके। मतलब कौन कौन से खर्चे? फैक्ट्री वाले सारे ओवरहेड ऐड करने हैं, जो फैक्ट्री के बाहर वाले ओवरहेड है वो ऐड नहीं करने, क्योंकि वो चेयर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। जो चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है सिर्फ वो खर्चे ऐड करने। वो उसमें क्या क्या आ सकता है? फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, बात ही खत्म करते हैं। जिस एक्सपेंस के साथ लफ्ज फैक्ट्री आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग आ जाए या प्रोडक्शन आ जाए, जिस एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का लफ्ज आ जाए वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होंगे। अच्छा एक सबसे मशहूर तो हमने लिखे नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड की लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल ऊपर मटेरियल के साथ लिख दिया और इनडायरेक्ट लेबर लेबर के साथ लिख दिया, सवाल गलत हो जाए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर सबसे मेन क्या आएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे फैक्ट्री के खर्चे। इसमें हम कुछ अमाउंट लिख देते हैं ताकि हमारा वो ऐड हो जाए। 300 लिख देते हैं, ये 100 रुपया ये लिख देते हैं, 100 रुपये ये लिख देते हैं, 500 और ये 300 लिख देते हैं, ये 400 लिख देते हैं, ये 300 लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास 4000 में 1000 बन जा रहा है ना, 1500 बन रहा है, टोटल 5500 बन गया। पता है इसको हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। क्या क्या लग चुका है आपका खर्चा, कौन कौन सा आ गया है? मटेरियल भी लग चुका है, लेबर भी आ गए और ओवरहेड भी आ गया। और ओवरहेड कौन से है, सारे या सिर्फ फैक्ट्री वाले हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद सिर्फ 2 स्टेप खत्म हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, $600 कर लेते हैं, और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 400 कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आ गया? बात क्लियर हुई? अच्छा, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो चीज हमारी इनकम्प्लीट रह जाए, क्या वो तैयारशुदा चीज की कीमत में शामिल होनी चाहिए? मतलब आप चेयर, साल खत्म हो गया, आपकी कुछ चेयर इनकम्प्लीट है, तो जितनी इनकम्प्लीट है वो निकाल देंगे। इन प्रोसेस का क्या मतलब है? क्या वो चीज कंप्लीट हो चुकी है? नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अगर आप देखें तो 3 ही चीजें आई हैं। पहले आया मटेरियल, तो उसका एक अंदाज था, लेबर, फिर ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये एक दफा देख लो। एक चीज आपसे पूछनी है, वो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, किसी को कॉस्ट ऑफ सेल का शॉर्टकट फार्मूला आता है? सिर्फ 3 लाइनों में हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये सबको आता है। सुजावल, कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके बताओ, तो आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्या आगे बोलोगे प्लस परचेज, या बोलोगे प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? अब मुझे बताएं कि आपने इस चीज खरीदी है या बनाई है? तो आपकी जो कॉस्ट है खरीदने में लगी है या बनाने में लगी है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल पूछ ले आपसे, तो आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। उसके बनाने के बाद फिर उसका फार्मूला आपने लिखना है। कॉस्ट ऑफ सेल किसके बराबर आएगा? ओपनिंग स्टॉक लिखें या ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लिखें? मतलब है ओपनिंग स्टॉक ही है, लेकिन है किसका? फिनिश्ड गुड्स का। मतलब आपके पास पहले जो तैयार स्टॉक पड़ा है ना, वो कितना पड़ा हुआ है? 3000 लिख लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगा, मैं परचेज लिखूं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखूं? क्योंकि अब मैंने खरीदा नहीं, बनाया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, अगर वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के स्पेलिंग नहीं आते तो। कितनी अमाउंट आई थी वो? 5700। 3000 पहले स्टॉक हमारा तैयार पड़ा है चेयर्स का, 5700 का हमने और बना लिया। हमारे पास टोटल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 8700 का, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ध्यान से चीजें ना ऐसे जबान के चस्के के लिए ना चीजें खराब ना किया करो। जबान का चस्का समझ दो ना, साथ वाले के कान में कोई बात कर देनी, उससे सुन लेनी, उसको छेड़ देना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे वो होता चस्का ही है, उससे दूर रहे। अपने वो फोकस करे कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। आपका 1700 का स्टॉक बिका ही नहीं, अभी पड़ा हुआ है 1700 का। इसका मतलब है जो बिक गया है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। जो मेरा स्टॉक सेल हुआ उसके ऊपर मेरा खर्चा कितना आया था, मेरी कॉस्ट कितनी आई थी। 3000 का पहले पड़ा हुआ था, 5700 का और खर्चा हुआ, वो भी बना लिया आपने। 8700 का स्टॉक पड़ा था, 1700 का अनसोल्ड है, तो बाकी सारा बिक गया।
जो बिक गया उसकी कॉस्ट क्या थी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, 7,000। अगर कोई पूछे 7,000 क्या है, तो हम कहेंगे जो मेरी चेयर बिकी है वो 7,000 में बिकी है या 7,000 में बनी थी। 7,000 बनाने पे खर्चा है, हो सकता है वो 12,000 की बिक गई हो, 25,000 की बिक गई हो, वो बिक गई जितने की आपने बेची। कॉस्ट ऑफ सेल समझ लग गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और अगर मैन्युफैक्चरर वाला इनकम स्टेटमेंट बनाए अपनी, तो सेल तो नॉर्मल लेस कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी आएगी, 7,000 माइनस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस वो कौन से नॉन प्रोडक्शन है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, मतलब जो ऑफिस के खर्चे हैं वो भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। मतलब लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, क्योंकि आपने इस पे खपते रहे हो, टैली नहीं होता पेपर में। इनकम स्टेटमेंट वही है, सेल, मैं लिख देता हूं नेट ऑफ रिटर्न। ये 7,000 का स्टॉक कितने का बेचें, 10,000 ला 32,000, और ये भी मैंने भी सस्ता बेच दिया है, ये इससे भी महंगा बिकता है। ये जो बाकी भी खर्चे तो निकालने हैं ना हमने, सेल चेयर्स बेचने हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल या तो डायरेक्ट लिख ले या यहां पर उसी तरह लिख ले ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स 3,000 प्लस परचेज लिखे या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 50 माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स 1,700, कितना आ गया 7,000। ग्रॉस प्रॉफिट, ये चीजें पता है ना, क्योंकि सारे सब नहीं ताजा ताजा पड़ी हुई हैं। 32,000 में से 7,000 निकाल दिए 25,000। अच्छा, इसमें दोबारा फैक्ट्री का रेंट माइनस करेंगे, वो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड हो चुका है, जो खर्चे ऐड हो चुके हैं वो तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आ चुके हैं। अब माइनस क्या करेंगे, लेस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो कौन कौन से होते हैं, वो जो फैक्ट्री के बाहर जितने खर्चे हुए हैं ना हमारे, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट, ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, उसके फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट ऑफ ऑफिस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। और इसमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वो ये डायरेक्ट ही हो जाता है, इसके इतना कोई नहीं मुश्किल फॉर्मेट। सैलरी दे रहे हो 1,000, रेंट दे दो 500, एडमिन एक्सपेंसेस कर लो 1,200 और फाइनेंस कॉस्ट दे दो 300। कितने खर्चे हो गए, 3,000। ये हमारा आ गया नेट इनकम, लिख लो या नेट प्रॉफिट 22। ठीक होगी बात। हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की घर जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, तो यहां पर मैं आपको एक थोड़ी सी समरी बना के, ये देखें जी, ये फॉर्मेट है। अच्छा, एक और चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी गिवन हो, ये ना जो कॉलम बना हुआ है ना, ये रुपीस काट दें, ये यहां पर ना केजी लिख लें, मतलब केजी, लीटर, ये जो चीज हमने बनाई है ना, वो केजी है, लीटर है, ये यूनिट है, ये क्वांटिटी है। 10 चेयर 15 चेयर जितनी बनी है,
तो अगर क्वांटिटी गिवन है ना तो क्वांटिटी का कॉलम बना दें अगर उसने मना नहीं किया तो। साथ सिंपल ये लिख देना है कि ओपनिंग स्टॉक में 4 चेयर्स पड़ी थी, जो बनाई वो 15 चेयर्स बनाई, जो पड़ी हुई है 2 चेयर्स पड़ी हुई है, सिंपल वो। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट है, और ये आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। और आखिर में ये एक जो आज हमने पढ़ा है ये उसकी एक समरी है। हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मटेरियल होता है, लेबर होता है, और मटेरियल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन और अगर उसमें देखें मैंने फर्नीचर की एग्जांपल लेकर किया है, लंबर एंड वुड फॉर्म, लंबर लकड़ी को कहते हैं, लंबर एंड वुड फॉर्म फैब्रिक। डायरेक्ट की एग्जांपल, इनडायरेक्ट की ऑयल एंड ग्रीस, लुब्रिकेंट, हैंड वॉश। ये ऑयल एंड ग्रीस ये मैंने वो इस्तेमाल किया है कि जो मशीनों में इस्तेमाल हो रही है, जो मटेरियल जो मशीनें बनाने के लिए। डायरेक्ट लेबर में कारपेंटर, पेंटर और मशीन ऑपरेटर। इनडायरेक्ट में सिक्योरिटी स्टाफ, सुपरवाइजर, जैनिटोरियल स्टाफ। जैनिटोरियल स्टाफ किसे कहते हैं? सफाई सुथराई वो जो रखा होता है ना, ये नहीं कि जैनिटोर गए, तो वो जो साफ सुथराई करवाने वाले होता है ना स्टाफ, वो हमने जैनिटोरियल स्टाफ होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, फैक्ट्री रेंट और कोई भी प्रोडक्शन एक्सपेंस। नॉन प्रोडक्शन में एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस। ये समरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। कल हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के हमने वापस चले जाना है थोड़ा सा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, आता आपको सबको है, बस एक दफा ओवरव्यू करके तो फिर चले। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद आज की आज ओरिएंटेशन होनी है, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, इसका काम स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, इसलिए हमने इसको प्रॉपर पढ़ने के लिए ना हमें कुछ भी टाइम, अभी भी ये क्लास का थोड़ा सा इशू था कि क्लास किस रूम में होनी है, और कल से हो सकता है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे क्लास रूम नंबर 3 में एडजस्ट कर दें, तो फिर और काम आसान हो जाएगा हमारा, तो ईजी हो जाएगा काम के फौरन ही क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है वहां बेग साहब की क्लास होती है, यहाँ फरहान साहब की क्लास होती है। मैं कहता हूँ वो बंदा जो जल्दी क्लास छोड़ देना वहां पर, वो दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं मुझे।